Hello everyone, welcome to Unacademy platform. So there is a news that aging of dam है ना. एजिंग ऑफ डैम मतलब क्या होता है? एजिंग ऑफ डैम मतलब डैम जो है हमारे इंडिया में जितने भी डैम हैं लगभग 5500 करीब डैम हैं. वो डैम में से 4400 करीब डैम जो हैं मतलब 4000 से ज़्यादा डैम जो हैं अभी उनकी एज 50 ईयर्स से 150 ईयर्स तक बढ़ चुकी है. ठीक है, तो ये इतने डैम का एज बढ़ना एक बहुत बड़ा क्या है इंडिकेशन देता है हमारे एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का लूप होल, क्योंकि इसमें जो रिन्यूएबल है वो कम बहुत ही कम हो रहा है. ठीक है, सो दिस न्यूज़ हैज़ कम इन द आर्टिकल. हिंदू का ये आर्टिकल था तो उसमें ये न्यूज़ आया हुआ था एजिंग ऑफ डैम. तो वी हैव टू लर्न दिस फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, दैट इज जीएस पेपर 3. देन वी हैव टू लर्न दिस फ्रॉम आईआर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमारे जो डैम के जो आजू बाजू देश के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू लर्न. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे भी एक पूरा एक वो पॉइंट आउट होता है यहाँ पे. एंड इसके साथ साथ साइंस एंड टेक, हमें इन सब चीज़ों के हिसाब से इसको पढ़ना पड़ेगा. एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पूरा टॉपिक बनता ही है, क्योंकि इसमें आपसे पूछ सकते हैं डैम का कैसे हम लोग ये प्रोसेस की जाती है. ओके, तो वी हैव टू लर्न दिस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि डैम का क्या होता है, क्या है डैम का. तो दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा. और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मतलब जीएस पेपर 3. एंड इन द सेम वे यही चीज़ अगर आपको एथिक्स में भी अप्लाई करना है या फिर ऐसे में भी अप्लाई करना है, तो देन यू कैन अप्लाई इन दिस essay and the ethics paper. Okay, so before this I would like to introduce Unacademy platform. Unacademy is India's largest education platform providing education to lakhs of students, in which you will going to get daily live classes, live tests and quiz, unlimited access to the classes and structured course. 100 plus top educators मिलते हैं. Google, Apple, Play Store से आप डाउनलोड कर सकते हैं. दिस इज अबाउट मी. कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस मिलता है. एंड बस यहाँ पे याद रखना है, कोई भी चीज़ आप अगर परचेस करते हैं तो परचेस के लिए कोड अप्लाई कर सकते हैं TJLIV, और वो कोड अप्लाई करके यू कैन गेट द एक्सेस. इन द सेम वे आइकॉनिक प्लान है. आइकॉनिक प्लान में आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और आइकॉनिक प्लान की जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं उसमें आपके लिए क्या मिलता है, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ में यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कोड, है ना. 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर और NCERT बैचेस शुरू किए गए हैं. 8 फरवरी से बैचेस शुरू किए जाएंगे. तो गो एंड अवेल दिस, है ना. अनअकैडमी कॉम्बैट इज गोइंग ऑन. कॉम्बैट में क्या है, 7 फरवरी यानी कि कल सुबह 11 बजे कॉम्बैट शुरू किया गया है, और उसमें कोड अप्लाई करना है TJLIV. अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक दो प्लान होते हैं. तो अगर आइकॉनिक GS ऑप्शनल प्लस GS का अगर आपको साथ में लेना है तो दैट यू कैन परचेज इट. एंड हियर ऑल्सो यू कैन अप्लाई द कोड TJLIV. नाउ व्हाट इज दिस एजिंग ऑफ डैम? तो एजिंग ऑफ डैम मतलब होता है डैम का जो है डैम. अब वो डैम छोटे डैम भी होते हैं, बड़े डैम भी होते हैं. बागरा नंगल डैम भी है, कृष्णराज सागर डैम भी है, मुल्ला परियार डैम भी है. तो ये सारे डैम क्या है, हमारे इंडिया के एक बेस है. ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, हमारे इंडिया का बेस बनाते हैं. तो इन बेस को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू लर्न. और बेस किस चीज का ही है, तो व्हाट डैम्स विल प्रोवाइड यू, डैम्स विल प्रोवाइड यू इलेक्ट्रिसिटी, है ना. डैम से हम क्या बना सकते हैं, हम बिजली बना सकते हैं. डैम से हमारे लिए जो फिशिंग ग्राउंड है वो स्ट्रांग होता है. ओके, डैम से ग्राउंड वाटर एनरिचमेंट होता है. ओके, तो ग्राउंड वाटर एनरिचमेंट होगा, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, ग्राउंड वाटर एनरिचमेंट, फिशिंग ग्राउंड बनता है हमारा. और ये इरिगेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है ना. इरिगेशन थ्रू वेरियस कैनाल. अगर आपने भागर नंबल डैम सुना होगा तो उसमें वेरियस कैनाल हैं. ठीक है, तो ये कैनाल के लिए जो कैनाल का रोल है वो हम इन एजिंग ऑफ डैम से शुरू कर सकते हैं. तो ये सारे आपसे क्या है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेनिफिट थ्रू डैम्स. तो क्या क्या चीजें हमें बेनिफिट मिलता है डैम के थ्रू, तो वो सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं. ठीक है, नाउ अभी रिसेंटली क्या हुआ कि यूएन की यूनिवर्सिटी है, उसने रिपोर्ट टाइटल क्या किया, एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब जो एजिंग वाटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, अभी पुराना हो रहा है. आपने कभी देखा होगा जो ब्रिटिशर्स के टाइम के डैम होंगे, है ना, वो डैम अभी तक सस्टेन कर पा रहे हैं, बट अभी के जो डैम है वो सस्टेन नहीं कर पाते. उसका रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन होता है गवर्नेंस लूपहोल. फिर होता है करप्शन, जो होता है करप्शन बढ़ जाना है. एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में जो मटेरियल उस टाइम यूज होता था और जो अभी मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल का डिफरेंस होना. ठीक है, तो इट इज प्लेइंग ए ग्लोबल इमर्जिंग रिस्क, है ना. एंड हेल्ड बाय 2050, मतलब 2050 तक जो हमारे अर्थ पे जितने भी पीपल रहते हैं, ठीक है, तो वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लार्ज डैम जो है 20th सेंचुरी के, वो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे. एंड मैनी ऑफ देम इंक्लूडिंग इंडिया ऑलरेडी ऑपरेटिंग बियॉन्ड द डेडलाइन. तो डेडलाइन मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एक डैम बनता है
तो उस डैम का जब टेंडर निकलता है तो टेंडर में क्या लिखा होता है, तो उस टेंडर में एज का प्रोसेस लिखा होता है कि इतने साल तक ये डैम सस्टेन करेगा एंड उसके बाद इसमें मरम्मत की जरूरत है या फिर उसको दोबारा से बनाने की जरूरत होती है। तो जो भी सरकार टेंडर निकालती है, चाहे वो L&T के लिए टेंडर निकाले या कोई भी बड़ी कंपनी के लिए, तो वहां पे उसका एजिंग का एक टाइम लिमिट रहता है। उस टाइम लिमिट के अंदर में आपका वो डैम सुरक्षित होगा और गारंटी कौन लेगा, वो कंपनी गारंटी लेगी। और उसके बाद वो गारंटी कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, और उसमें दोबारा से रेनोवेशन की या फिर दोबारा से बनाने की जरूरत होती है। एंड मोस्टली वो जो डैम होते हैं उनकी जो सस्टेनेबल एज होती है वो 50 से 75 ईयर्स और 100 ईयर तक ही रहती है। ठीक है, नाउ अब एजिंग जो साइन ऑफ डैम है उसमें क्या है, इंक्रीजिंग केसेस ऑफ डैम फेलियर, है ना। अभी आपने बिहार में एक इंसिडेंट सुना होगा लास्ट टू लास्ट ईयर, तो बारिश के दौरान नीतीश कुमार जी जो है वहाँ के सीएम है, उन्होंने एक इनॉग्रेशन किया होगा एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे वो डैम जो है वो क्या हुआ, गिर गया। एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ डैम, ये भी एक बहुत बड़ा रोल हो रहा है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। इंक्रीजिंग रिजर्वायर सेडिमेंटेशन, व्हाट इज दिस रिजर्वायर सेडिमेंटेशन, तो जब डैम कई सालों तक रहता है तो उसमें सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं नीचे की तरफ, है ना। तो वो जो एरिया है वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और फिर जो एक जिसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं वो कैचमेंट एरिया कम होता जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज लॉस ऑफ डैम्स फंक्शनलिटी एंड इफेक्टिवनेस, तो जो डैम की फंक्शनलिटी है और इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाता है। अब थोड़ा सा डेटा याद रखना है इसमें, तो इंडिया में 5200 लार्ज डैम है अभी तक, लार्ज डैम है। ठीक है, एंड 1100 जो लार्ज डैम है वो क्या है, ऑलरेडी 50 ईयर्स की जो एजिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, और कुछ तो 120 साल, मतलब देखो हमें आजाद हुए कितने हुए, 70-72 साल हुए। ठीक है, और 120 साल मतलब ये ब्रिटिशर्स के टाइम के डैम है सारे। ठीक है, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मीडियम एंड माइनर डैम्स। अब देखो माइनर डैम क्या है और मीडियम डैम क्या होते हैं, तो लार्ज डैम जो कि बहुत ही बड़े होते हैं, माइनर डैम मतलब जिनके इरिगेशन पर्पज से बनाया जाता है माइनर डैम्स को, और लार्ज डैम का पर्पज क्या होता है, बिजली बनाना, है ना। इस तरीके से हमें देखना होगा, तो इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो उनसे भी कम होती है, लार्ज डैम से भी इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। एंड जो इंडिया का एजिंग डैम है वो क्या करता है, वो थ्रेटन करता है हमारे, अब देखो यहाँ पे क्या क्या थ्रेटन कर रहा है, सबसे पहले वाटर की सिक्योरिटी को, इरिगेशन वगैरह को ये थ्रेटन करता है, और फार्मर्स की इनकम को, क्योंकि जब इरिगेशन ही नहीं मिलेगा तो फार्मर्स की इनकम इफेक्ट होगी, और जो इफेक्टिवनेस का डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम अशोक दिलवाई कमेटी का जो टारगेट है वो नहीं हो पाएगा। ये सब चीजें आपको लिखना है, ये सब चीजें आपको मेंस में लिखना है। एंड इंक्रीज करेगा ये फ्लडिंग, फ्लडिंग कैसे होगा, एकदम से बांध टूट गया तो फ्लड हो जाएगा, है ना। तो अर्जेंट नीड है इसको टैकल करने का, और ये आर्टिकल आया है तो ये न्यूज में है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू एजिंग ऑफ द डैम, फास्टर रेट ऑफ स्टोरेज लॉस, तो स्टोरेज लॉस है वो क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी बढ़ रहा है उसको। तो एज की जो डैम जितनी पुरानी होती है तो सॉइल रिप्लेस करता है वाटर इन द रिजर्वोयर। तो जो देखो डैम में क्या है, डैम में कहीं से पानी आया उसमें स्टोर किया गया और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, और आगे उसे धीरे धीरे बढ़ने दिया, है ना। तो सॉइल के साथ पानी आएगा, पानी अकेले तो आता नहीं है ना, पानी के साथ सेडिमेंट्स आते हैं, तो सेडिमेंट्स क्या है, धीरे धीरे आके वहां पे इकट्ठे होते जाते हैं। तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या होती है, कैन नॉट बी क्लेम टू बी सेम एज जो 1900 और 1950 में थी। जब भी कोई नया डैम बनेगा तो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी रहती है वो सर्टेन एक बनाई रहती है, बट उसमें सेडिमेंट्स डिपोजिट होते जाते हैं। तो जैसे जैसे सेडिमेंट्स डिपोजिट हो जाएंगे तो उनकी जो कैचमेंट एरिया है वो कम होता जाएगा, एंड स्टोरेज स्पेस इन इंडियन रिजर्वोयर इज रिसीडिंग एट ए फास्टर रेट देन एंटीसिपेटेड। एंड रिजर्वोयर्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट होने लगे लेस देन ए फ्यू डिकेड्स, एंड अनटोल्ड कॉन्सिक्वेंसेज हैज ऑलरेडी अंडरवे। ठीक है, अब रिपोर्ट क्या थी कि जो आइकॉनिक हमारा भागरा नंगल डैम है, भागरा नंगल डैम क्या है, हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था उसमें क्या था, भागरा नंगल डैम पंजाब के यहाँ पे मिलता है, तो उसमें सिल्टेशन रेट है 139.86, मतलब ओरिजिनली जो अज्यूम किया गया था उससे 140% का जो सिल्टेशन रेट है वो इतना बढ़ चुका है, समझ रहे हैं आप। तो भागरा नंगल डैम एक्सपेक्टेड टू फंक्शन मियरली 47 ईयर्स, और अभी वर्चुअली क्या है, ओरिजिनल एस्टिमेटेड 88 ईयर्स जो हमने किया गया था, मगर इस सिल्टेशन की वजह से उसकी जो एज एस्टिमेशन है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज वो कैसे प्ले कर रहा है इसमें रोल, तो देखो फ्रीक्वेंसी है, फ्लड होगा और दूसरे एनवायरमेंटल इवेंट्स आ जाएंगे, है ना, तो उसमें जो एजिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इंक्रीजिंग फ्लड्स, क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट करेगा हमारा क्या, डैमिंग एज प्रोसेस के लिए। देन आता है स्ट्रक्चरली वर्नरेबल डैम्स। ओके, तो ऑलमोस्ट स्कॉलरली स्टडी क्या करते हैं, रिजर्वॉयर जो है वो विद ए पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेडिमेंटेशन साइन, तो लार्ज स्टोरेज स्ट्रक्चर, कॉन्क्रीट, मोसेनरी, ठीक है, ऑन अर्थ, ये क्या हो, स्ट्रक्चरली वीक हो रहे हैं टाइम के साथ साथ। तो जो ओल्ड डैम्स है इंडिया में वो क्या हो रहा है, दिक्कत में पैदा करते हैं। देन लैक ऑफ स्टोरेज इंफॉर्मेशन, अब कॉन्सिक्वेंसेज होंगे,
सबसे पहले कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जब फार्मर को आप इरिगेशन नहीं दे पाएंगे तो फूड सिक्योरिटी होगा, तो सप्लाई चोक हो जाएगा। अब कल ही मैंने आपको एक डेटा पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोग मेरे करंट अफेयर की वीडियो देखते होंगे, तो जो हमारा फार्म एक्सपोर्ट है वो 9.8% तक बढ़ा है। वो फार्म एक्सपोर्ट क्यों बढ़ा, और लॉकडाउन में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो क्या हुआ, कम हुआ। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 15% तक क्या हुआ, कम हुआ, मगर फार्म एक्सपोर्ट 9.8% तक बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा, क्योंकि इसी डेटा की वजह से। जब तक हमारी फूड सिक्योरिटी रहेगी, हम टाइम पे इरिगेशन कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, तो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है वो बढ़ेगा। और फूड सिक्योरिटी अगर हमारे लिए बेनिफिट, मतलब इंडिया के लिए अगर रहेगा, तो इंडियंस जो है उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और इंडियन ने जो एक्सपोर्ट किया है, 9.8% का ग्रोथ किया है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीजों को लिंक करना है आपको, ठीक है। नाउ इंपैक्टिंग फार्मर्स इनकम, ऑब्वियसली इट विल गोइंग टू इंपैक्ट फार्मर्स इनकम, है ना। तो सीवियरली अफेक्टेड फार्मर्स इनकम एंड वाटर इज ए क्रूशियल फैक्टर ऑफ क्रॉप यील्ड एंड क्रेडिट, है ना, क्रॉप इंश्योरेंस। फ्लडिंग जो है, अब देखो फ्लडिंग कहाँ हुआ, भरूच में 2020, भरूच कहाँ, गुजरात। देन केरला 2018, चेन्नई इन 2015। आपने ये देखा होगा, डाउन स्ट्रीम रिलीज जो होता है वहां पे, वो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कहाँ पे, डैम के थ्रू। ओके, नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। देखो ग्लोबल अटेंशन देने की जरूरत है, साथ मिलकर काम करना है। कई सारे डैम ऐसे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के वहां पे बनाए गए हैं, और कई सारे डैम हैं जो इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे बनाए गए हैं, कई सारे डैम हैं जो इंडिया भूटान के बॉर्डर पे बनाए गए हैं। तो उन सबको साथ में लेकर चलने के लिए बात करना है। देन सस्टेनेबल डीकमिशनिंग भी जरूरत है। डीकमिशनिंग मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स को जलाना लोकल एंड रीजनल लेवल पर, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करना है हमें, क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ए रीजन। ओके, नाउ व्हाट शुड बी डन, तो ट्रांसपेरेंसी इन्फॉर्मेशन वो भी बहुत जरूरी है। तो इन्फॉर्मेशन जो भी दी जाती है वो हमें बहुत जरूरी है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। एंड इंडिया विल इवेंचुअली फील डिफिकल्ट इन फाइंडिंग सफिशिएंट वाटर इन 21st सेंचुरी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हम वाटर क्राइसिस में। आपने अगर डेटा एक पढ़ा होगा तो 2.8% फ्रेश वाटर है पूरे अर्थ पे, और उस फ्रेश वाटर में ही अपना जो डैम है वो भी काफी ज्यादा रोल प्ले करता है ना। अभी आपने अगर भोपाल तरफ अगर कोई होगा तो भोपाल में क्योड़ा डैम है। क्योड़ा डैम क्या करता है, वो भोपाल में पूरा पानी पहुंचाता है। ओके, ऐसी सोनी योजना क्या है, सोनी योजना में डैम नहीं है एक्चुअली में, सोनी योजना में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है, बट वो भी क्या है, हमारे फ्रेश वाटर के लिए बहुत काम में आता है। तो अबंडेंट क्रॉप, क्रिएटिंग सस्टेनेबल सिटीज एंड इंश्योर ग्रोथ, ये सारी चीजें क्या है, जरूरी है। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में आना चाहिए, और अर्जेंटली रिक्वायर्ड नीड को क्या करना है, हमें पूरा करना है। ओके, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक। सस्टेनेबल माइनिंग मैंने आपको पढ़ाया था, सस्टेनेबल माइनिंग क्या होता है, ठीक है। सस्टेनेबल माइनिंग के बाद अभी हमने अभी आज एक वीडियो अपलोड होगा, वो है हमारा एंटरप्रेन्योर के लिए। एंटरप्रेन्योर मतलब एक शैडो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है। तो शैडो एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, देन अभी एजिंग ऑफ डैम। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, ये दीज आर हॉट टॉपिक्स। ओके, व्हाट आर दीज आर हॉट टॉपिक्स, यू हैव टू लर्न दिस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड यू कैन अप्लाई दिस इन मेंस, you can apply this in prelims. Okay, so you have to learn this from different perspective. Okay, so thank you so much. TJLIV is my code, you can avail 10% discount, and Tarkeshwar Jain PSIR is my telegram channel. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि जितना आप लोग करोगे उतना ही हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, और उतना ही हम लोगों को आगे जाने का क्या मिलता है, एक हिम्मत मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।